नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स की रिवीजन का ये हमारा 14th लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, राजस्थान में जो कैबिनेट है वो गवर्नर को एडवाइस दे रही है कि आप विधानसभा का सेशन बुला लीजिए, बट गवर्नर ने रीज़न दिया है कि आपने कोई एजेंडा नहीं प्रेजेंट किया और भी काफ़ी सारी बातें गवर्नर के द्वारा कही गई। तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्या गवर्नर को स्टेट कैबिनेट की एड एंड एडवाइस से काम करना है या फिर इस मामले में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है कि विधानसभा का सेशन बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए। इस आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, हमारा संविधान और वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट में गवर्नर को एड एंड एडवाइस कर देती हैं कि आप सेशन को समन कीजिए, प्रोरोग कीजिए या फिर डिसोल्व कीजिए, तो उसके बाद गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना पड़ता है। वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस मामले में गवर्नर की वैसे डिस्क्रिशनरी पावर होती क्या क्या है? गवर्नर की देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स लिमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर या तो उसे एसेंट दे सकते हैं या फिर एक बार के लिए लौटा सकते हैं। गवर्नर अपनी मर्जी से किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकते हैं। और जब देखो किसी स्टेट की गवर्नमेंट संविधान की वैल्यूज़ के हिसाब से, संविधान के रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है और प्रेसिडेंट उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, तो गवर्नर अपनी मर्जी से रिकमेंड कर सकते हैं कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी एडिशनल ड्यूटी का चार्ज दिया जाता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर को, मान लीजिए हरियाणा के गवर्नर को बोला जाता है आप चंडीगढ़ का चार्ज भी रखिए, तो फिर चंडीगढ़ के मामलों में डिस्क्रिशन बरत सकते हैं गवर्नर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके द्वारा जो ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको कितना पैसा दिया जाए या फिर कितनी रॉयल्टी दी जाए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लाइसेंसेस से, इस मामले में भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नर बुला सकते हैं कभी भी सीएम को कि आप बताइए, जानकारी दीजिए किसी कानून के बारे में या फिर किसी एक्शन के बारे में, तो सीएम को जाना पड़ता है। काफ़ी बार देखो ऐसा भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ट्रस्ट खो देती है, मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं रहती, लेकिन अगर सीएम इस्तीफा देने से मना कर देते हैं तो डिसमिस कर सकते हैं सीएम को गवर्नर। काफ़ी बार ऐसा भी होता है, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब इस्तीफा देते हैं मेजोरिटी खोने की वजह से, तो गवर्नर बोल सकते हैं सीएम को कि कोई बात नहीं, आप कुछ और दिनों के लिए काम कीजिए जब तक कि नया सीएम नहीं आ जाता या फिर से इलेक्शन नहीं हो जाते। तो इन मामलों में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। इवन देखो, मान लीजिए किसी इलेक्शन होने के बाद किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आई है, तो उस समय भी गवर्नर के पास थोड़ी बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। हालांकि इसके लिए कन्वेंशंस बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बट बावजूद इसके जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो गवर्नर जो कि अपॉइंट किए गए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी सत्ता में होती है उसी पार्टी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं गवर्नर। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बट वैसे प्रॉपर कन्वेंशंस बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि गवर्नर को कैसे एक्ट करना होता है ऐसी सिचुएशन में। जैसे जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, पहले उस पार्टी को इन्वाइट किया जाता है सरकार बनाने के लिए, उसके बाद सिलसिला चलता रहता है, दूसरे नंबर पे जिस पार्टी की सीट्स आई हैं, तीसरे नंबर पे, बट बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, अलायंसेस बनते हैं और गवर्नर सामान्यतः प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पार्शलिटी के साथ काम नहीं करते हैं। इसके अलावा देखो और भी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती हैं, जैसे विदर्भ और मराठावाड़ा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर अगर अलग से सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाना हो तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स इस्टेब्लिश करना हो तो भी डिस्क्रिशनरी पावर है। नागालैंड में नागा हिल्स या फिर
ट्यूनसेंग एरिया में अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं तो लैंड ऑर्डर के मामले में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। आपको याद होगा हमने एडिटोरियल की वीडियो में डिस्कस किया था कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं मिस्टर रवि, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा था, नागालैंड की सरकार को कहा था, लैंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो डेटेरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है, तो प्रपोजल है कि मेरे से पूछे बिना आप एक सर्टेन रैंक के ऊपर ऑफिशियल्स की ट्रांसफर मत कीजिएगा। हालांकि ये सिर्फ एक प्रपोजल था जिसे फाइनल रूप नहीं दिया गया। मणिपुर में हिल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। असम में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर हैं। सिक्किम में पीस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में लैंड ऑर्डर के संदर्भ में। इसके अलावा कर्नाटक में हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में अलग से अगर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाना हो तो इस संदर्भ में भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। देखो, संविधान का आर्टिकल 163 ये कहता है जब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करते हैं ना तब वो फाइनल है। वैसे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स लिमिटेड हैं, बट जहां पे हैं और गवर्नर के द्वारा उसे यूज किया जाता है तो फिर वो फाइनल है। फिर सरकार ये नहीं कह सकती गवर्नर को कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। नेक्स्ट आर्टिकल प्ली बार्गेनिंग के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? प्ली बार्गेनिंग के थ्रू पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात के बहुत सारे मेंबर्स जो अलग अलग देशों से थे, इनको छोड़ने का आदेश दिया है कोर्ट ने। तो प्ली बार्गेनिंग है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने चोरी की है। अब वैसे चोरी करने पर मैक्सिमम सज़ा हो सकती है 5 साल, मान लीजिए, मतलब आप टेक्निकलिटीज़ में मत जाइए। आप देखो, पर्सन का केस जाता है, जो एक्यूज्ड है चोरी का, उसका केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट में एक एग्रीमेंट हो जाता है प्रोसिक्यूशन के बीच और डिफेंस के बीच कि जो एक्यूज्ड है वो अपने अपराध को मान लेगा और इसके बदले में उसे कम सज़ा मिलेगी। 5 साल के बजाय 2 साल या फिर 3 साल, मतलब जितनी सज़ा हो सकती है उससे कम सज़ा मिलेगी। तो ये होती है प्ली बार्गेनिंग। इससे दोनों का फायदा हो जाता है, क्योंकि देखो, एक्यूज्ड अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको कम सज़ा होगी अपराध मानने पर, और प्रोसिक्यूशन को फायदा ये होगा केस सोल्व हो जाएगा, केस का निपटारा हो जाएगा। ऑलरेडी कोर्ट्स में बर्डन इतना ज़्यादा है, केसेस चलते रहते हैं सालों साल, केसेस की पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक्यूज्ड अपना अपराध मान लेता है तो कोर्ट्स के लिए भी राहत की बात है, बेशक थोड़ी सी सज़ा एक्यूज्ड को कम मिले। तो ये होता है प्ली बार्गेनिंग में। प्ली बार्गेनिंग हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई थी 2006 में। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट किया गया था। सीआरपीसी का जो चैप्टर 21A है, इसमें सेक्शन 265A से लेकर 265L के बीच बदलाव किया गया था। खास बात देखो ये है, हर एक केस में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। जैसे अगर वुमन के अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया हो, 14 साल से नीचे के बच्चे के अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया हो, ऐसा क्राइम किया गया हो जिससे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देश की ये प्रभावित होती हो, या फिर ऐसा कोई क्राइम जिससे डेथ सेंटेंस दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, या फिर लाइफ सेंटेंस दी जा सकती है, या फिर ऐसी सज़ा दी जा सकती है जो 7 साल से ज़्यादा हो, तो इन केसेस में भी प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। सबसे लास्ट में हमारे देश में प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस इनिशिएट की जा सकती है सिर्फ एक्यूज्ड के द्वारा। अगर एक्यूज्ड को प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट लेना है तो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने हाल ही में इन अवार्ड्स को रिस्ट्रक्चर कर दिया। देखो, बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड्स स्टार्ट किए थे 2006 में। नाम था प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अवार्ड्स किन को दिए जाते थे? अगर देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने अच्छा काम किया है, फॉर एग्जांपल कोई इनोवेटिव काम किया है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तो उस काम को
रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए, उस काम का इनाम देने के लिए ये अवार्ड्स स्टार्ट हुए थे 2006 में। उसके बाद 2014 में इस स्कीम को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। अगर देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने प्रायोरिटी प्रोग्राम्स में अच्छा काम किया है, इनोवेशन की है, या फिर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छा काम किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना भी एक पैरामीटर हो गया इन अवार्ड्स में। अब एक बार फिर से 2020 में स्कीम को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने काम करते हुए आउटकम जो है प्रोग्राम्स की उस पर ध्यान दिया है, आउटकम इंडिकेटर को इम्प्रूव किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पब्लिक ग्रीवेंसेस का रेड्रेसल, ये सब भी क्राइटेरियाज शामिल कर लिए गए हैं इन अवार्ड्स को देने में। अब मेनली देखो 4 मेजर कैटेगरीज में नॉमिनेशन हो सकता है इन अवार्ड्स के लिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रोग्राम, दूसरे नंबर पे इनोवेशन जनरल कैटेगरी, तीसरे नंबर पे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और चौथे नंबर पे नमामि गंगे प्रोग्राम। ये पहली बार हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के द्वारा नमामि गंगे प्रोग्राम में जो काम किया गया है उस काम को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाएगी इस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अवार्ड देखो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर। राष्ट्रीय एकता दिवस जो हर साल होता है 31 अक्टूबर 2020 को, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार पटेल की 31 अक्टूबर को। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के केवड़िया में, वहाँ पर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रणबीर सिंह कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नेशनल लेवल की कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी सरकार को रिकमेंडेशंस देगी क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित। हमारे देश में जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये क्रिमिनल कोड है। इस कोड में बताए गए हैं जैसे मर्डर करने पर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है, क्या सज़ा हो सकती है, ये सब बताया गया है आईपीसी की वेरियस सेक्शंस में। कौन चेयरमैन होगा इस कमेटी का? रणबीर सिंह चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। ये चेयरपर्सन हैं और वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। इस कमेटी में और भी काफ़ी सारे लीडिंग लीगल एकेडमिशियंस होंगे। ये कमेटी ऑनलाइन भी अलग अलग इश्यूज से संबंधित ओपिनियंस को इकट्ठा करेगी, कई सारे एक्सपर्ट से कंसल्ट करेगी और बाद में सरकार को क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित रिकमेंडेशंस देगी। अगर यूपीएससी पूछती है रणबीर सिंह कमेटी किससे संबंधित है, आप बता सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 153 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो बिहार में इलेक्शंस शेड्यूल्ड हैं अक्टूबर में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रही हैं कि महामारी की सिचुएशन में इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है। हम बात करें सेक्शन 153 की, देखो वैसे इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, इनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के पहले 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना जरूरी है। मान लीजिए आज 25 जुलाई को किसी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इससे 6 महीने पहले के अंदर अंदर यानी 25 जनवरी से लेकर 25 जुलाई के बीच में इलेक्शन कंडक्ट करवाना जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 153 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की डेट है उसे पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन ये देखो तभी संभव है, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने डेट नोटिफाई कर दी है, मतलब शेड्यूल नोटिफाई कर दिया है कि इस डेट को इलेक्शन कंडक्ट होंगे, और लेकिन इलेक्शन कमीशन को लगता है कि अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा इलेक्शन आगे पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन 5 साल का टर्म है, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जो मैंडेट है, इसे ब्रीच नहीं कर सकता। अगर इसे ब्रीच करना है ना, तो फिर इसके लिए अलग प्रोविजन है आर्टिकल 324 के तहत। अगर वो क्या है, अगर देखो किसी स्टेट में 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इलेक्शन कमीशन नहीं इलेक्शन कंडक्ट करवा पाता है,
तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है सरकार को, सर जी हम नहीं समय पर इलेक्शन करवा पाने में सक्षम हैं। तो इसके बाद सरकार एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं उस स्टेट में क्या किया जाए। 5 साल का तो कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसके बाद क्या किया जाए? या तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए या फिर जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें ही कहा जाए कि अभी आप कंटिन्यू कीजिए थोड़े और समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते। नेक्स्ट आर्टिकल, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए काफी समय से ये मांग चल रही है कि इंडिया के पास एक एडवांस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। इनफैक्ट इस बात के लिए नीति आयोग के जो हमारे सीईओ है उन्होंने भी यही कहा कि हमें चाहिए एडवांस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब मैं बताता हूं आपको ओडीआर होता क्या है। ओडीआर एक एडीआर का फॉर्म है। एडीआर क्या है? अब एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जहां पे केसेस को सुलझाया जाता है लोकल लेवल पर निगोसिएशन के द्वारा, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के द्वारा। हाँ, यहाँ पे हम मदद लेते हैं इंटरनेट की और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, कि ऑनलाइन हम इस चीजों को सुलझा सके। देखिए अब ये केसेस जो भी हैं वो हम कोर्ट के लिए क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, हम ओडीआर की सहायता से क्यों इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसके कारण बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन कोर्ट कितने हैं? कोर्ट्स तो लिमिटेड कोर्ट्स है, ज्यादा कोर्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग में हो जाते हैं। और सारे के सारे मैटर्स जितने भी हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, हाई वॉल्यूम में, ये मैटर्स सिर्फ ट्रायल बेसिस पे चलते रहते हैं। तो आप समझिए कि ओडीआर का होना कितना जरूरी है केसेस को लोकल लेवल पे सॉल्व करने के लिए। तो यही इस चीज का मकसद है कि ऑनलाइन हम निगोसिएशन, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के तहत ये केसेस को सुलझा सके। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। ये निगोसिएशन क्या होता है? निगोसिएशन का मतलब दो पार्टीज आपस में बात कर लेती हैं कि हम ये कर देंगे, आप ये कर देना और मैटर सॉल्व, ठीक है। और आर्बिट्रेशन में क्या होता है? आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज के बीच में एक लीगली बंदा अपॉइंट किया जाता है और ये बंदा दोनों का निगोसिएशन करवाएगा। मीडिएशन में क्या होगा? मीडिएशन में कोई भी बंदा होगा ये, लेकिन लीगली अपॉइंटेड नहीं होगा। ये तीनों में डिफरेंसेस है। अब देखिए ओडीआर जो है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट टूल्स है जो इंश्योर करेंगे प्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। और ये जो भी प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस। अब मैं बताता हूं आपको ओडीआर के डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या है। देखिए ओडीआर के दो मॉडल है, एक है आपका ऑप्ट इन मॉडल, दूसरा है ऑप्ट आउट मॉडल। ऑप्ट इन में वॉलंटरली आप खुद ही जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे मीडिएशन चाहिए ये केस को सुलझाने में, ये ऑप्ट इन है। आपने खुद में ऑप्ट किया है इसको। ऑप्ट आउट में क्या होगा? ऑप्ट आउट में दोनों पार्टीज यहां पे आती है मीडिएशन के लिए, मुद्दा सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, जो भी अवार्ड ये मीडिएटर ने दिया है वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप इसको ऑप्ट आउट करके वापस जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये आपके पास चॉइस होगी। अब देखिए ये एंटायर जो भी मैकेनिज्म है उसमें ओडीआर का फोकस कहां पे होगा? ओडीआर का फोकस होगा दो डायमेंशन पर। पहला डायमेंशन है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, किसी भी सहायता से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें एफिशिएंट तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोर्ट्स को रीच होने से पहले। और दूसरे में है फोकस ओडीआर का डिस्प्यूट कंटेनमेंट एंड एडवांसेस में। यहां पे फैसिलिटेट किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा ओडीआर के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम एडवांस ना बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम डिस्प्यूट की शक्ल में ना बदले। जब ये प्रॉब्लम होती है, इनिशियल लेवल होता है ये, और ये एडवांस लेवल जब होगा ये डिस्प्यूट होगा दोनों पार्टीज के बीच में। तो ओडीआर का फोकस ये होगा कि जब ये प्रॉब्लम होगी तभी सॉल्व कर लें, डिस्प्यूट बनने ना दे। तो ये दो तरह के फोकसेस बताए हैं ओडीआर के। और ओडीआर सूटेड है, बेस्ट सूटेड है वो कंप्लेंट्स के लिए जो लो वैल्यू के हों। ऐसा नहीं कि विजय माल्या का केस आप ओडीआर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लो वैल्यू होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, या फिर ऐसे होना चाहिए केसेस जो कि दो पार्टीज इंटरनेट यूज करती हो और दोनों पार्टीज रेडी हो निगोसिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के लिए। तो ऐसे केसेस को ओडीआर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए ओडीआर का प्रोसेस क्या है पूरे वर्ल्ड में। ओडीआर ई कॉमर्स कंपनीज जो है यूएस की
उन्होंने स्टार्ट किया था अर्ली 2000 में, 2000 में ये प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था ई कॉमर्स कंपनीज के यूएस में। और कंट्री के जो कोर्ट है, यूएस का जो कोर्ट है, उसने ये मैंडेट कर दिया है कोर्ट को रीच होने से पहले आप आपके जो भी डिस्प्यूट्स है वो ओडीआर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें। ये पहला स्टेप होगा कोर्ट को आने से पहले। अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जो भी ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं ये सारे लोग ओडीआर प्लेटफॉर्म से अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। एंड इनफैक्ट इंग्लैंड का टैक्स इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स केसेस के लिए, मीडिएशन के लिए अंडर ओडीआर। तो ये सारी प्रोसेस वर्ल्ड में पहले से ही चल रही है, यूएस और यूरोपियन यूनियन में, ये बड़े देशों में चल रहा है, तो इंडिया में भी इंप्लीमेंट कर लें। कंपेयर टू ये दो कंट्रीज यूएस और यूके या यूरोपियन यूनियन, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा वास्ट है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हेंस इंडिया को जरूरत है ओडीआर की। नेक्स्ट आर्टिकल, 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन। यहां पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सेलिब्रेट किया है 5th एनिवर्सरी। किस चीज की 5th एनिवर्सरी? अर्बन मिशन स्टार्ट किए थे 5 साल पहले, अब ये साल 5th एनिवर्सरी मनाएंगे ये लोग। अब ये देखिए अर्बन मिशन कौन से स्टार्ट किए थे। पहला है आपका प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन, दूसरा है अमरूत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है स्मार्ट सिटीज मिशन। तो अब ये पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है अमरूद की, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की, स्मार्ट सिटीज मिशन की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से ये स्कीम्स का, हम पढ़ते हैं इसको। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अर्बन की बात कर रहा हूं मैं, रूरल वाला नहीं। यहाँ पे ये बताया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा 2022 तक हर किसी को जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी होंगे इनको पक्का घर देने का वादा किया था। अब ये देखिए इसके पीछे विजन यही है कि हाउसिंग फॉर ऑल, जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे उन पूरों को हाउसिंग मिलेगी, हाउसेस मिलेंगे। अब ये एलिजिबल बेनिफिशियरीज है कौन कौन? ये आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, लो इनकम ग्रुप से, मिडिल इनकम ग्रुप से। अब ये लोग को डिस्टिंग्विश कैसा करेंगे कि ये थोड़े लोग ईडब्ल्यूएस में आएंगे, एलआईजीस में आएंगे या एमआईजीस में आएंगे। क्राइटेरिया होगा इनके इनकम, एनुअल इनकम अगर 3 लाख रुपए है तो वो आएंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर 3 लाख से 6 लाख हो तो एलआईजी ग्रुप में आएंगे ये लोग, और 6 लाख से 18 लाख हो तो ये मिडिल इनकम ग्रुप में आएंगे। तो ये सारे लोगों को जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे इन तमाम को पक्का हाउस मिल जाएगा 2022 तक। अब देखिए इसके की इनिशिएटिव क्या है और हमने अचीव क्या क्या किया है। बताया ये गया था कि 4000 सिटीज एंड इनफैक्ट मोर देन 4000 सिटीज को ये मिशन के अंतर्गत जोड़ेंगे और 1.05 करोड़ हाउसेस को बनाकर देंगे ये स्कीम के तहत। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है, जो जनरेट हो रहा है ये सारे प्रोसेस में, वो होगा 1.65 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तीसरा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। यहां पे देखिए जो भी लेबर्स हैं जो दूसरे स्टेट्स को जाके अपना रोजगार तलाश करते हैं या फिर अर्बन पुअर जो भी है, ये लोग के लिए कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और इनको रेंट के बेसिस पे इनको ठीक है हाउसेस मिलेंगे और ये अफोर्डेबल रेंट होगा कि ये लोग पे कर सकें। और देखिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की भी बात की गई है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं अंडर जीएसटीसी इंडिया के। इसके अंदर बेहतरीन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा क्योंकि यहां पर जो भी चीजें बन रही है वो सस्टेनेबल हो सके और डिजास्टर रिजिलियंट हो सके। और जीएचटीसी क्या है? ये जीएचटीसी है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। अब इसके अलावा भी अंगीकार कैंपेन चलाया जा रहा है जहां पे ये जो भी बेनिफिशियरीज है ये लोग को ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि किस तरह से वाटर मैनेजमेंट करना है, एनर्जी को कंजर्व करना है, पानी बहा दे रहे हैं आप, सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा तो उसकी अहमियत बताई जाएगी। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब लाइट की बिजली किस तरह से, बिजली को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से कंजर्व किया जाए वो भी बताया जाएगा। सैनिटेशन के बारे में भी बहुत सारी अवेयरनेस दिलाई जाएगी, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बताया जाएगा। और इससे क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा, कन्वर्जेंस होगा, ये सारी चीजें लॉन्च की जाएगी इस मिशन के तहत। सेकेंड आता है आपका अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम अमरूत से जानते हैं। यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि पूरे लोगों को वाटर सप्लाई कर सकें,
इंप्रूवमेंट कर सकें सीवेज नेटवर्क की। सीवरेज नेटवर्क जो होता है, नाली का पानी, ड्रेनेज का पानी, इसको इंप्रूव करना है, डेवलप करना है चिल्ड्रन के लिए, दिव्यांग के लिए। ग्रीन स्पेसेस चाहिए और पार्क चाहिए। इंप्रूवमेंट इन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये मिशन के अंदर 500 सिटीज को कवर करने की कोशिश की जाएगी और ये 500 सिटीज कवर करेंगे 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। यहाँ पे की इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं हम। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से 78 लाख वाटर टैप कनेक्शंस हमने इंस्टॉल किए हैं और 45 लाख सीवरेज एंड सेप्टेज कनेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम ओबीपीएस जो कहते हैं हम, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है अक्रॉस 444 अमरूद सिटीज। इसका एम यही होगा कि ओवरऑल टाइम जो भी होगा बिल्डिंग के अप्रूवल के लिए वो सब एक ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, सो दैट हमारा टाइम है ना बच सके। वाटर एटीएम्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं जहां पे जो पानी है वो चीप रेट में मिलेगा, ₹1 प्रति लीटर। 24/7 ये क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा कि लो कॉस्ट ऑप्शन पे आप किस तरह से फीकल स्लज को ट्रीट कर सकें, और एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग भी लगाई जाएगी। तीसरा आता है स्मार्ट सिटीज मिशन। यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से स्ट्रेथन करना है ये बात की जा रही है, और स्मार्ट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का किस तरह से निकालना है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो हमारे सिटीजन्स की। यहाँ पे कवर किया जाएगा ऑलमोस्ट 100 सिटीज। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट यूज किए जाएंगे SCM के अंदर, जहां पे फोकस दिया जाएगा कि सिटी को इंप्रूवमेंट कैसा करना है, रिट्रोफिटिंग जिसे कहते हैं, सिटी रिन्यूअल कैसा करना है, रीडेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सिटी एक्सटेंशन कैसा करना है, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। पैन सिटी इनिशिएटिव में स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे इन लार्जर पार्ट्स ऑफ द सिटी। की इनिशिएटिव क्या है और कितने अचीवमेंट्स हुए हैं? देखिए 51 प्रोजेक्ट्स, 5151 प्रोजेक्ट्स जो कि 2 लाख करोड़ के लागत से बने जाएंगे वो अप्रूव कर दिए गए हैं ऑलरेडी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि एक के किस तरह से आपको मैनेज करना होगा, पूरे जितने भी इसके अंदर मिशन चल रहे हैं किस तरह से मैनेज करना है स्मार्ट सिटीज को। और ये काफी मदद भी पहुंची है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से। SCM हेल्प करेगा सिटीज को कि आपको है ना पैसों की कुछ कमी नहीं आएगी, आप रेस कर सकते हैं फाइनेंस थ्रू म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे जिसकी सहायता से आपको फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी SCM लॉन्च करने में, इंप्लीमेंट करने में। स्मार्ट रोड्स दैट इंश्योर्स सेफ एक्सेस टू ऑल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट रोड्स बनाए जाएंगे और स्मार्ट सोलर एनर्जी भी इंस्टॉल की जाएंगी, जैसा कि 10% जितनी भी एनर्जी आएगी वो सोलर एनर्जी होगी और 80%, एटलीस्ट 80% एनर्जी एफिशिएंट होगी और ग्रीन होगी। स्मार्ट वाटर इंश्योरिंग 24/7 होगा, वाटर सप्लाई 24 घंटे 7 दिन मिलेगी थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।